नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। साथियों, आप सबकी सीटेट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज सीटेट में ईवीएस के अंतर्गत हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट को कवर करेंगे, जहां से पेपर में बार बार आपको प्रश्न मिलते हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट है चूहा। तो चूहों को देखने की जो क्षमता होती है कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। तो चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की जो क्षमता होती है बहुत अधिक होती है। चलिए अब हम लोग झूम खेती के बारे में देखते हैं, जिसको हम लोग झूम फार्मिंग या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। तो झूम खेती की बात की जाए तो झूम खेती जो होती है पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम में की जाती है। झूम खेती का जो तरीका होता है बिल्कुल अलग होता है। एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह जो बांस या जंगल उग आता है उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख ज़मीन में खाद का काम करती है। तो झूम खेती जो होती है पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम में की जाती है। झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग होता है। एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती की नहीं करते हैं। इस जगह जो बांस या जंगल उग आता है उसे उखाड़ते नहीं, बस गिरा कर जला देते हैं। राख ज़मीन में खाद का काम करती है, इसी को हम लोग झूम खेती कहते हैं। ज़मीन को जलाते हुए आसपास पेड़ न जलें, इसका भी बड़ा ध्यान रखा जाता है। फिर जब ज़मीन खेती की बारी आती है, ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकाई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास पौधों में उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वह ज़मीन की मिट्टी से मिल जाएं। इससे भी ज़मीन उपजाऊ बनती है। स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी, पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। तो स्थानांतरित खेती या झूम खेती जो होती है उत्तर पूर्वी, पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। वहीं कुड़ुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुड़ुक भाषा में जंगल को हम लोग तोरांग कहते हैं। तो जो कुड़ुक होती है झारखंड की एक आदिवासी जनजाति होती है, जिसको हम लोग कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं, यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जंगल पर जो चाहें वह उगा सकते हैं, इन्हें हटाया नहीं जाएगा। यानी जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं, यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जंगल पर जो चाहें वह उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है। तो जंगल का जो संरक्षण होता है वहाँ की ग्राम सभा करती है। वहीं खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। तो खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। अब हम लोग बीज के बारे में देखते हैं। तो बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थी। तो बीजों को प्राचीन समय में क्या करते थे, सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और ज़मीन की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मलेरिया के बारे में देखते हैं। तो रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छर के कारण होता है। ये भारतीय मूल के थे। इसका पता इन्होंने सिकंदराबाद के अस्पताल में लगाया। तो रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छर के कारण होता है, भारतीय मूल के थे। इसका पता इन्होंने सिकंदराबाद के अस्पताल में लगाया। 1902 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो 1902 में इन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। तो मलेरिया बुखार में क्या होता है, कपकपी के साथ ठंड लगती है आपको। मलेरिया मादा मच्छर एनोफिलीज से फैलता है। तो मलेरिया मच्छर जो होता है वह मलेरिया मादा मच्छर एनोफिलीज से फैलता है। और मलेरिया का रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया था कि मलेरिया मच्छर के कारण होता है, भारतीय मूल के थे। इसका पता इन्होंने सिकंदराबाद के अस्पताल में लगाया। 1902 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। मलेरिया मादा मच्छर एनोफिलीज से फैलता है। वहीं मलेरिया को दूर करने की दवाई जो होती है सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। तो मलेरिया को दूर करने की जो दवाई होती है सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है।
मलेरिया जो होता है या मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से होता है। तो मलेरिया जो होता है या मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। तो डेंगू मलेरिया या चिकनगुनिया बीमारी जो होती है वो मच्छरों के द्वारा फैलती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनीमिया। एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। तो एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। वयस्क पुरुष जो होते हैं वह 18 वर्ष से अधिक या 14 से 18 डेसीलीटर में होते हैं। वहीं वयस्क महिलाएं 18 वर्ष से अधिक 12 से 16 डेसीलीटर में होता है। तो एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। वहीं वयस्क पुरुष 18 वर्ष से अधिक हों तो उनमें 14 लीटर से लेकर 18 डेसीलीटर तक खून होता है। वयस्क महिलाओं में 12 से 16 डेसीलीटर तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आयरन के स्रोत के बारे में बात करते हैं। जब आयरन के स्रोत यानी सोर्स ऑफ आयरन की बात की जाए तो आंवला, गुड़, हरी पत्तेदार सब्जियां एवं पालक आदि आता है। तो आयरन के स्रोत की जब भी बात की जाएगी सोर्स ऑफ आयरन, तो उसमें आंवला, गुड़, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक आदि आएगा। वहीं टांका राजस्थान, इसके बारे में बोले तो कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं या खाद तरह से किया जाता है, इसको हम लोग टांका बनाकर करते हैं। तो कुछ लोग बारिश के पानी इकट्ठा करते हैं, खाद तरह से किया जाता है टांका बनाकर। कुआं या बावड़ी की बात की जाए तो कुआं या बावड़ी की जब बात की जाए तो सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में उपयोगी होते हैं। तो कुआं या बावड़ी जो होता है वह सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में उपयोगी होते हैं। इसको हम लोग कुआं या बावड़ी जल बोलते हैं। कुएं के सूखने के प्रमुख कारणों की बात की जाए तो कुएं के जब सूखने के प्रमुख कारण की बात की जाए तो पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, जिससे ज़मीन का पानी क्या होता है, कम होता जा रहा है। तो जब ज़मीन से पानी कम होगा तो पानी मोटर से ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं, पानी का हम लोग बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं, इस वजह से कुएँ सूख रहे हैं। झील कम हो रही हैं, जहाँ वर्षा का पानी इकट्ठा होता था। पेड़ और पार्क के चारों ओर की मिट्टी को सीमेंट से ढका जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी ज़मीन तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये प्रमुख कारण है कुएं में पानी सूखने का। घड़सीसर क्या होता है तो सर यानी तालाब, जैसे जैसलमेर के राजा जो घड़सी के लोगों के साथ मिलकर बनवाया था, इनके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हाल आदि थे। तो सर यानी सर मतलब क्या होता है, तालाब होता है। इससे जैसलमेर के जो राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था, इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हाल आदि थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मित सागर की बात की जाए, वैसे तो सभी सागरों में पानी में नमक होता है, लेकिन मित सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। मित सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। तो मित सागर की बात की जाए तो इजराइल या जॉर्डन में पाया जाता है मित सागर। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मित सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। मित सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलबरूनी के बारे में बात करते हैं। अलबरूनी से भी आपको पेपर में 1 नंबर का प्रश्न मिल जाता है। तो 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अल बिरूनी जिसे देश से आए थे उनका नाम उज्बेकिस्तान था। तो 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए, इनका नाम था अल बिरूनी जिस देश से आए थे उसका नाम उज्बेकिस्तान था। अल बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों की जगह को देखा और उसके बारे में लिखा। खास तौर पर ये उस जगह होते थे जिन्हें अपने देश से अलग लगी। ठीक, अल बिरूनी थे उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोगों को तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे और के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बिरूनी की किताबों ने उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अल बिरूनी की किताब का नाम किताब उल हिंद था। तो यह प्रश्न पेपर में कई बार प्रश्न पूछा गया है, अल बिरूनी की किताब का नाम क्या था। तो अल बिरूनी की जो किताब थी उसका नाम था किताब उल हिंद था। किताब उल हिंद उनके किताब का नाम था। चलिए
अब हम दांडी यात्रा की बात करते हैं। तो जब भी आपको दांडी यात्रा की बात की जाएगी तो सन 1930 में अंग्रेज़ों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ें हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों में जमा कर दिया जाता है, तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। तो सन 1930 में अंग्रेज़ों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। गांधी जी का कहना था जो चीज़ें हमें कुदरत ने दी हैं उसे बनाने पर बंदिश कैसी। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों में जमा कर दिया जाता है, तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक का ढेर वहीं रह जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट पर एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। देख रहे होंगे फिगर में आपको दिखाया गया है, ऐसे क्यारियाँ बनाई जाती हैं, ऐसे नमक बनाया जाता है। तो नमक का जो उत्पादन होता है ऐसे किया जाता है, क्यारियों में पानी आता है समुद्र का और धूप से उड़ जाता है, नमक वहीं रह जाता है। अब हम तरुण भारत संघ के बारे में बात करते हैं। तो तरुण भारत संघ की जब भी बात की जाए तो तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। राजेंद्र सिंह इसके संस्थापक एवं वर्तमान अध्यक्ष हैं। इन्हें मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसकी स्थापना जो है, भीमा संघ की स्थापना की बात की जाए तो कर्नाटक राज्य के बच्चों द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था जल संरक्षण को प्रोत्साहन देना। तो भीमा संघ की स्थापना कर्नाटक राज्य के बच्चों द्वारा किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था जल संरक्षण को प्रोत्साहन देना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थ्रेसिंग या गहाई करना क्या होता है? तो थ्रेसिंग या गहाई करना का मतलब होता है काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग करना या गहाई करना कहलाता है। इस प्रक्रिया में डंठल को पीटकर अनाज के बीज निकाले जाते हैं और डंठल को अलग कर दिया जाता है। यह कार्य कंबाइन मशीन या थ्रेसर द्वारा किया जाता है। तो थ्रेसिंग या गहाई करना का इसका मुख्य कार्य होता है काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसों से अलग करना, थ्रेसिंग करना या गहाई करना कहलाता है। इस प्रक्रिया में डंठल को पीटकर अनाज के बीज निकाले जाते हैं और डंठल को अलग कर दिया जाता है। यह कार्य कंबाइन मशीन या थ्रेसर द्वारा किया जाता है। अब हम चलिए आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तथा आप इसकी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हूं, आप लोग उससे जुड़ जाइए। वहीं पे आपको क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। तथा आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आप उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट दे सकते हैं। सारी क्लासेज प्रॉपर तरीके से सबकी प्लेलिस्ट बनाई गई है। एसएसटी के अंतर्गत एनसीईआरटी 6 to 8 पूरा मैंने करवा दिया है। पॉलिटी की क्लास चल रही है, बाकी जियोग्राफी हिस्ट्री समाप्त हो गई है। उसकी भी आई बटन पे आपको दिख रही होगी प्लेलिस्ट, तो आप लोग यहाँ से देख के प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो अगर आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर 1-2 दिन से क्लासेज डिस्टर्ब चल रही हैं, एक हफ्ते से, लेकिन 10 दिसंबर से आपकी क्लासेज पुनः प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज चलेंगी। दिन में 6 से 7 क्लास चलेंगी। तो बस आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।